ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में आज सुनवाई का बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी जिला कोर्ट तक आज सुनवाई होने वाली है। परिसर में मिले कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो हिंदू पक्ष के पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग के खिलाफ वाराणसी में सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी से जुड़े सभी 7 मामलों को एक साथ किए जाने पर भी वाराणसी में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है उसमें हाईकोर्ट के कार्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने यह याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को मामले को सुनवाई के लिए कहा है। इस मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैवियट दाखिल कर चुका है, यानी उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा। उन्हीं की निगरानी में यह काम किया जाएगा। और अब आज बड़ा दिन है, सुनवाई इस पूरे मामले में आज होने वाली है। कई मामलों में आज सुनवाई ज्ञानवापी को लेकर के, ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में आज सुनवाई का यह बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी जिला कोर्ट तक आज सुनवाई होने जा रही है। एएसआई सर्वे को लेकर के कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग के खिलाफ वाराणसी में सुनवाई होने जा रही है। सभी 7 मामलों को एक साथ किए जाने पर भी वाराणसी में सुनवाई आज होने वाली है। तो आज ये बड़ा दिन है सुनवाई को लेकर। ज्ञानवापी परिसर के मामले में आज 3 मामलों को लेकर यह सुनवाई होगी। बेहद अहम यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर के वाराणसी जिला कोर्ट तक आज सुनवाई होने जा रही है। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर है। इंदिरापुरम क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। रजीउद्दीन नाम के युवक पर 2 लड़कियों को साथ रखने का आरोप है। राहुल नाम बताकर हिंदू परिवार के घर आया था युवक। घर की लड़कियों को ब्रेन वॉश कर साथ रखने का आरोप है। बुजुर्ग दंपति ने थाने में यहां पर एफआईआर दर्ज कराई है। हिंदू रक्षा दल ने चौकी का घेराव कर लिया है। आरोपी फिलहाल हिरासत में है, लेकिन यहां पर लव जिहाद का यह मामला इंदिरापुरम क्षेत्र से सामने आया है। शक्ति सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। शक्ति, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? एक और लव जिहाद का मामला सामने आ चुका है। देखिए, बिल्कुल एक दंपति थाने पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक तहरीर देते हैं कि उनकी 2 अविवाहित बेटी हैं जो कि एक रईजुद्दीन नाम के युवक के साथ रह रही है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की नोएडा में एक फैक्ट्री में जॉब लगी थी, जिसके बाद ये जो युवक है रईजुद्दीन उसके संपर्क में आया और इसने अपना नाम राहुल बताया। राहुल बताकर ये इनके घर पर पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने एक मकान इनके दिलवाया था, एक मकान की जरूरत थी। उसके बाद ये इसका इनके घर में आना जाना हो गया। इसने जो इनकी दोनों बेटी है विवाहिता, उनका ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश कर उसने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि माता पिता से भी उन लड़कियों को दूर कर दिया और अपने साथ लेके रहने लगा। तो पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जब तफ्तीश की तो मालूम चला कि इसका नाम रजीउद्दीन है, यानी कि जिसने नाम अपना राहुल बताया था तो इसका नाम रजीउद्दीन निकला है। जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस पूरी तरीके से जांच और छानबीन की इसमें बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो वह कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला देखा जा रहा है कि किस तरीके से इसने अपना नाम बदला। नाम बदलने के बाद इसने अपना नाम पहले राहुल बताया और घर के अंदर एंट्री की और फिर रजीउद्दीन नाम इसका निकलता है, जिसमें कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। एफआईआर की जो धाराएं हैं वह धाराएं भी इसके खिलाफ 420, 420 व 406, 323, 504, 506, 3, यानी कि किसी के धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में ये आती है। वही दूसरी धर्म अपना धर्म बदल कर और दूसरा धर्म बताकर किसी के साथ, यानी कि आपने 420 की है आपने। बिल्कुल, और पुलिस ने अलग हिरासत में ले लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहुत ही शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। फिर बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल ने अर्जी दी है। हाईकोर्ट से फैसला आने तक गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। आपको बता दें कि अगर कोर्ट अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। ऐसे में आज ये बहुत बड़ा दिन है। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल ने अर्जी यहां पर दी है और इसी को लेकर आज सुनवाई। हाईकोर्ट से फैसला आने तक गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की फिलहाल यहां पर मांग की गई है। और अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाई जाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता एक बार फिर से बहाल यहां पर हो सकती है। तो ऐसे में अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बड़ा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है अंसारी की अर्जी पर। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने यहां पर अर्जी अपनी दाखिल की है और इसी अर्जी पर आज यहां पर हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। हाईकोर्ट से जब तक फैसला नहीं आ जाता गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी यहां पर की है। अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को सजा पर रोक लगा देती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता एक बार फिर से बहाल यहां पर हो सकती है और इसीलिए अब इंतजार इस बात का है और देखना है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला यहां पे सुनाया जाता है। तो हाईकोर्ट का फैसले का इंतजार हर किसी को, अफजाल अंसारी को खास तौर पर। अर्जी यहां पे दाखिल की गई है अपनी सजा के खिलाफ। और अब खबर है मऊ से। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी पर आरोप तय होंगे आज। अब्बास अंसारी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। विधानसभा चुनाव में जुलूस निकालने के भी आरोप है। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी पर आरोप तय होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब्बास अंसारी की पेशी आज कराई जाएगी, ये जानकारी सामने आ पा रही है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी पर आरोप तय होने जा रहे हैं। अब्बास अंसारी पर दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। विधानसभा चुनाव में जुलूस निकालने के भी आरोप उन पर लगे हुए हैं। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी पर आरोप तय होने जा रहे हैं। उनकी पेशी होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उन पर आरोप तय आज होंगे। दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप उन पर लगे हैं और इसी के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जुलूस निकाला था, ये भी आरोप उन पर है। खबर अब नोएडा से है। आशियाना होम्स सोसाइटी में गार्ड्स के साथ मारपीट यहां पर की गई है। सेक्टर 70 स्थित सोसाइटी में सो रहे गार्ड पर हमला कर दिया गया। सोसाइटी में रहने वाली महिला से कार पार्किंग को लेकर यहां विवाद हुआ था। महिला ने बाहर से अपने साथी को बुलाकर गार्ड की पिटाई कराई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना फेज 3 क्षेत्र का यह पूरा मामला नोएडा की यह खबर है, जहां पर आशियाना होम्स सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट की गई है। सेक्टर 70 में यह सोसाइटी है जहां पर एक गार्ड सो रहा था, उसी वक्त उस पर हमला कर दिया गया। सोसाइटी में ही महिला रहती है जिसने अपने साथी के साथ मिलकर के गार्ड पर हमला करवाया। और इस खबर पर अंकित कौशिक जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। अंकित, हालांकि क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से गार्ड्स के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है और यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ मामला हुआ था जो इतना बढ़ गया कि बाहर से साथियों को बुलाया महिला ने और गार्ड की पिटाई करवा दी? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये नोएडा के सेक्टर 70 स्थित जो आशियाना होम्स करके एक सोसाइटी है जिसके अंदर जो है तमाम रेजिडेंट्स रहते हैं, वहीं का ही पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दूं कल रात का पूरा मामला है, जहां पर बाकायदा जो एक सोसाइटी के अंदर महिला जो कि रेंट पे रहती है उसका कार पार्किंग को लेकर जो है पहले गार्ड का विवाद हुआ था। वजह ये थी कि जो महिला के मित्र थे बाकायदा 2 से 3 गाड़ियां लेके एक साथ आ गए थे, जिसके बाद महिला ने इसका जो है गार्ड ने इसके विरोध किया। गार्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक आप जो सभी कार हैं उनको बाहर खड़ा करेंगे, लेकिन जो लोग हैं वो वहीं पे कार खड़ी करने की जिद करने लगे, जिसके बाद आपस में कहा सुनी हुई और नोक झोंक भी थी। लेकिन जिसके बाद इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के बाद कुछ समय बाद यानी 2 घंटे बाद जो रेजिडेंट्स लोगों की माने तो बाकायदा इस महिला ने अपने साथी मित्रों के साथ पार्टी की थी और पार्टी होने के बाद अचानक जो सीसीटीवी दर्शक देख रहे होंगे, ये एक मेंटेनेंस रूम है जहाँ पर गार्ड सोया हुआ था। अचानक जो है करीब 5 से 6 लोगों ने आकर बाकायदा जो है साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि कैसे एक महिला अपने साथियों के साथ मिलकर दबंगई यहाँ पर खुले दाम पर कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे रुख करते हैं। भाजपा नेताओं की क्षेत्रीय बैठकों का आज अंतिम दिन है। आज कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठक होने वाली है। अवध क्षेत्र की बैठक संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लेने वाले हैं, तो इधर कानपुर क्षेत्र की बैठक यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। पार्टी की मजबूती के साथ ही पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियों पर यहाँ चर्चा होने वाली है। तो पार्टी की मजबूती के लिए यहाँ पर चर्चा होगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होने वाली है, उसके प्रस्तावित जो रैलियां हैं उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो आज अंतिम दिन है बैठक का। अब आपको ये बता देते हैं अवध और कानपुर क्षेत्र में भाजपा का मंथन किस तरीके से होने जा रहा है। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर फोकस भाजपा यहां पर करेगी। लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा यहां होने वाली है, क्योंकि मिशन 80 को लेकर के भाजपा चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैलियों पर भी यहां चर्चा होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह की प्रस्तावित रैलियों पर भी यहां मंथन किया जाएगा इन बैठकों में। वहीं 30 मई से चलने वाले महासंपर्क अभियान पर भी चर्चा होने वाली है, जो कि 30 जून तक चलेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने
होने की तैयारी पर मंथन होने वाला है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में क्या तैयारी की जाए, इसको लेकर यह मंथन हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीतने के लिए यहां पर प्लानिंग की जाएगी। 2019 में हारी गई 14 सीटों पर जीत कैसे होगी, इसके लिए भी यह मंथन होगा और साथ ही मौजूदा सांसदों के बारे में जमीनी फीडबैक जुटाने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। राजनीतिक समीकरण में संभावित प्रत्याशियों की तलाश भी यहां पर की जाएगी। तो तमाम मुद्दों को लेकर इन बैठकों में आज यहां मंथन होने जा रहा है। 2024 को लेकर खास तौर पर यहां पर लक्ष्य रहेगा, फोकस रहेगा, प्लानिंग यहां पर की जाएगी। अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी अधिक जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, क्योंकि बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, ऐसे में बैठकें जो होने जा रही है इसको आप कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने एक चुनाव जीता और दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है और क्षेत्रीय बैठकें हो रही हैं 17, 18 और 19 3 दिन तक। और 3 जगहों पर गए खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और 3 जगहों पर बैठक कर रहे हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। आज अवध क्षेत्र की बैठक और हम वहीं मौजूद हैं जहाँ पर ये बैठक होनी है। ये SR कॉलेज है, लखनऊ से थोड़ा दूर है, बख्शी का तालाब इलाका है, वहाँ पर ये कॉलेज है और बीजेपी की अवध क्षेत्र की बैठक यहाँ हो रही है। देखिए किस तरह से तैयारी की गई है। यहाँ जितने भी लोग हैं जो जिन्हें बुलाया गया है इस बैठक में, देखिए अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के कुल 61 विधायक आते हैं इस पूरे अवध क्षेत्र में। सांसदों की बात करें तो 13 लोकसभा के सांसद आते हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 3 राज्यसभा के सदस्य आते हैं और अगर MLC की बात करें तो उनकी संख्या भी तकरीबन 8 के आसपास है और सरकार में 8 मंत्री हैं जो अवध क्षेत्र से आते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा यहीं पर ये बैठक होनी और किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और ख़ुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वो इस बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अलग अलग सेशन है, शाम तक आज ये बैठक चलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि क्या रणनीति होगी बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और कैसे जो मिशन 80 है, बीजेपी ने जो मिशन 80 रखा है उसे कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि आपने देखा निकाय चुनाव में जो 17 नगर निगम है वहाँ तो 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली, यानी वहाँ पर जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो 100% रहा। अब इसी तरीके से तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी है और आज जो बैठक होगी देखिए उसमें अलग अलग जो सेशन है, अलग अलग लोग संबोधित करेंगे। लेकिन शुरुआत होगी महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जब पहुँचेंगे वो क्या कुछ निर्देश देंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो आज कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक करेंगे कानपुर में। यानी बीजेपी ने पूरा अपना एक रोड मैप तैयार किया हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और इसीलिए ये बैठकें हो रही है। इसके बाद आप अगर हम बात करें तो देखिए तमाम सारे कार्यक्रम आएंगे, तमाम सारे अभियान आएंगे, यानी पूरा जो 1 महीना होगा 30 मई से लेकर 30 जून तक बीजेपी लगातार महासंपर्क अभियान के जरिए तो लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां होनी है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां होनी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की रैली होगी। यानी वो सारी कुछ जो तैयारी है, जो प्लानिंग है वो इन्हीं बैठकों में तय हो रही है। जी अनुभव, आप नजर बना के रखिए क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पर बैठक में क्या कुछ मंथन यहाँ पर क्या जाना है, क्या क्या बातें अहम यहाँ पे रहने वाली है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। रुक करते हैं निकाय चुनाव में रालोद के प्रदर्शन से खुश जयंत चौधरी अब 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। जयंत चौधरी आज यूपी में समरसता अभियान चलाने जा रही है जिसकी बागपत से शुरुआत होने वाली है। समरसता अभियान के दौरान जयंत चौधरी जिले के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे और धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में रालोद का प्रदर्शन शानदार रहा है। रालोद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। वही आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा क्षेत्रों में सक्रिय संगठन का विस्तार भी करेगा। समरसता अभियान के माध्यम से जयंत चौधरी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आज से रालोद के समरसता अभियान की शुरुआत यहां पर हो रही है। तो जयंत के समरसता अभियान का मकसद क्या है, अब आप ये जान लीजिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव जाकर के संपर्क अभियान किया जाएगा। समरसता अभियान से पश्चिम यूपी में रालोद को और मजबूत करना है। रालोद के खिसके वोट बैंक को एक बार फिर से साथ लाने की योजना इसके माध्यम से। वहीं किसानों को समरसता अभियान के जरिए साथ लाने की रणनीति भी यहां पर बनाई जा रही है।
वहीं पश्चिमी यूपी में किसान आरएलजी का मूल वोट बैंक है। ऐसे में अपने वोट बैंक को एक बार फिर से अपने साथ लाने की पूरी कोशिश है। जयंत चौधरी का दलित गुर्जर वोट बैंक पर खास तौर पर फोकस इस दौरान रहने वाला है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही दलित गठजोड़ पर भी फोकस रहेगा। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम के बाद दलित वोटरों की निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे में यहां भी फोकस किया जाएगा रालोद की तरफ से। समरसता अभियान के जरिए युवाओं को साधने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आम मुद्दों को उठाकर पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। तो रालोद निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद, शानदार प्रदर्शन करने के बाद बेहद उत्साहित है और अब लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर जुट चुकी है। इस खबर पर बागपत से संवाददाता सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी वो देंगे कि कैसे जयंत चौधरी प्लानिंग कर रहे हैं और जमीन पर क्योंकि वो उतरने जा रहे हैं, ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। सनुज, क्या तैयारी आप देख रहे हैं रालोद की? क्योंकि निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को एक तरीके से संजीवनी देने वाले हैं। जयंत चौधरी देखिए किसी प्रचार अभियान में नजर नहीं आए, उन्होंने कोई इस तरह का कोई अपना भाषण कहीं से कोई रिकॉर्ड करके भी नहीं दिया। उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और अब राष्ट्रीय लोकदल जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जयंत चौधरी आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम जिले, जो कभी राष्ट्रीय लोकदल का सबसे मजबूत गढ़ बागपत है, आज उससे समरसता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर जो धन्यवाद सभा है वो धन्यवाद सभा होगी और उसके बाद जो 5 ही गांव हैं, 5 ही गांव से जयंत चौधरी अपने इस समरसता अभियान की शुरुआत करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, युवाओं को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, मजदूरों को जोड़ना, सभी जातियों पर खास फोकस रखना और उसके सहारे 2024 में मजबूत कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को करके और दिल्ली की तरफ का जो रास्ता है वो जयंत चौधरी देख रहे हैं। देखिए, जयंत चौधरी को यह बात समझ में आ गई है कि लोगों से अगर गांव-गांव, गली-गली जाकर मिला जाए तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। विधानसभा उपचुनाव में खतौली में आपने देखा कि जयंत चौधरी जिस तरीके से गांव-गांव, गली-गली गए तो वहां से ऐसी हवा चली कि जिसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जयंत चौधरी के आज इस समरसता अभियान की जो शुरुआत होने जा रही है, 9 गांवों में जयंत चौधरी जाएंगे, 5 से शुरुआत करेंगे और 5 से शुरुआत करने के बाद जो तमाम गांव हैं उन तमाम गांवों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सीधे रूबरू होंगे। पांची है, चमरावल है, ललियाना है, गोवा है, सहवानपुर है, सिंभौली है, भैलपुर है, विनयपुर है और भनौट है। इन तमाम गांवों में जाएंगे और वहां जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियां समझेंगे, उनके जो मुद्दे हैं वो समझेंगे। विधानसभा चुनाव में देखा था कि जिस तरीके से किसान और मजदूर सम्मेलन जयंत चौधरी ने किया था और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को उसका काफी फायदा हुआ। शायद उसी की तर्ज पर अब जयंत चौधरी ये समरसता अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से रूबरू होंगे। गांवों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, लोगों की तमाम परेशानियां हैं, लोगों की तमाम दिक्कतें हैं। तो अब जयंत चौधरी ये नहीं कि मंच पर आए, भाषण दिया और चले गए, अब जयंत चौधरी सीधे लोगों से मिलेंगे, पंचायतें करेंगे, उनसे सीधे रूबरू होंगे, उनकी तमाम परेशानियां यहां पर सुनेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग हैं जो यहां तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में धन्यवाद सभा हो जाएगी, उसके बाद जयंत चौधरी 9 गांवों में जाएंगे। जी, अब जयंत चौधरी जी एक तरह से 2024 का गुलगुल बचा चुके हैं और आज बागपत से वो शुरुआत कर रहे हैं। अब वो गांव-गांव जाके, गांव-गांव नहीं, डोर टू डोर पंचायत करेंगे और पूरे जनपद में, क्योंकि उनका ये स्वयं का जनपद है तो इस पर भी उनका विशेष ध्यान है। अभी जितनी भी जल्दी से जल्दी फटाफट उनकी तैयारी है 2024 की। 2024 की तैयारी में जुटे हैं? हाँ जी, सब 2024 की तैयारी में जुटेंगे। अब और क्या है, 2024 की तैयारी में जुटने की बात कर रही हैं। आज जयंत चौधरी का आना, जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बेहद उत्साहित हैं कि जब जयंत चौधरी गांव गली से होकर उनके बीच से गुजरेंगे, रुकेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनसे रूबरू होंगे, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का ये समरसता अभियान निकाय में प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर अब रालोद का जोश हाई नजर आ रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया सनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड में आयोग की जांच का 4था दिन आज है। आज पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों से पूछताछ होगी। आयोग के 11 सवालों का जवाब देने वाले हैं पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों का जवाब देने हैं। हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब आयोग की टीम यहाँ पर मांगेगी। अस्पताल प्रशासन से भी सवाल जवाब किया जाएगा टीम की तरफ से। तो आज 4था दिन है जांच आयोग का प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड में लगातार जांच जारी है। आज पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी के यहाँ पर बयान दर्ज होने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे।
ऐसे में अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस वालों के लिए क्या सवाल तैयार किए गए हैं वो अब आप जान लीजिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस वाले लगे लगातार शक के घेरे में भी आ रहे हैं। पहला सवाल जो रहेगा, एम्बुलेंस या परिजन वैन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये पहला सवाल यहाँ पर जो पूछा जाएगा पुलिस वालों से। दूसरा सवाल रहेगा, पुलिस कर्मियों से पूछा जा रहा है कि अतीक और अशरफ को केल्विन हॉस्पिटल क्यों लाया गया था। तीसरा सवाल रहेगा, जिस जीप से दोनों को लाया गया उसे इधर उधर क्यों घुमाया गया, सीधे अस्पताल के अंदर लेकर के क्यों नहीं गए। चौथा सवाल, पुलिस को शूटरों के आने की भनक क्यों नहीं लगी। पांचवा सवाल यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि मीडिया कर्मियों को अतीक अशरफ को लाए जाने के बारे में जानकारी कैसे हुई, क्या उन्होंने शूटरों को पहले देखा था। छठा सवाल यहाँ पर रहेगा, जब फायरिंग होने लगी तो घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ था, यह भी पुलिस वालों से पूछा जाएगा। सातवां सवाल जो पुलिस वालों से पूछा जाएगा वो ये कि फायरिंग होने पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की कोशिश क्यों नहीं की थी, क्योंकि तस्वीरों में ये साफ देखा गया था पुलिस वाले वहां से दूर हटके साइड खड़े हो गए थे। अतीक अशरफ को शुरुआती 3 दिनों में मीडिया से बात नहीं करने के लिए दिया गया, तो घटना के दिन आखिरकार बात क्यों करने दी गई। 9वां सवाल रहने वाला है, हॉस्पिटल से ले जाने वाले की जानकारी किन किन उच्च अधिकारियों को दी गई थी। 10वां सवाल जो पुलिस वालों से पूछा जाएगा वो ये कि अतीक अशरफ 21 पुलिस कर्मियों और 2 जीप पर कैसे बैठकर आए थे। सवाल रहेगा, अतीक अशरफ और 21 पुलिसकर्मी 2 जीप पर कैसे बैठकर आए। जो 11वां सवाल रहेगा, 11वां और अंतिम सवाल रहने वाला है, मीडिया कर्मियों से पूछा गया कि क्या उन्हें घटनास्थल पर कुछ संदिग्ध लोग नजर आए थे। ये वो तमाम सवाल जो आज पुलिस वालों से पूछे जाने हैं। हत्याकांड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में न्यायिक आयोग वहां पे लगा हुआ है। और इसी से जुड़ी हुई प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। डुमरगंज थाने के इंचार्ज को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट ने इंचार्ज को यहां पर तलब किया है। तो अब यहां पर अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। डुमरगंज थाने के इंचार्ज को कोर्ट में पेश होना होगा। इसके लिए तो अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही है और लंबे समय से तलाशी यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में सुनवाई यहां पर होगी। डुमरगंज थाने के इंचार्ज को कोर्ट में यहां पेश होना होगा। रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट ने इंचार्ज को तलब यहां पर कर लिया है। तो अतीक की बहन है आयशा नूरी, अब उन्हीं की सरेंडर अर्जी पर यहां सुनवाई होने वाली है। सीजीएम कोर्ट यह सुनवाई करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।